हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज यह जो आप लोगों का वीडियो है, यह हिंदी व्याकरण से संबंधित फर्स्ट टॉपिक वर्ण विचार से रिलेटेड है। और आशा करते हैं कि यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोगों को पता ही है कि हिंदी व्याकरण का सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ण विचार ही है। वर्ण विचार में विभिन्न तरह के टॉपिक्स का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिनमें से स्टार्टिंग हम लोग ध्वनि से करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं ध्वनि टॉपिक की ओर, क्योंकि जब तक हम ध्वनि को नहीं समझेंगे तब तक वर्ण के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ध्वनि से। थोड़ा सा यदि आप लोग को मालूम हो कि ध्वनि किसे कहते हैं या इसके बारे में कोई भी आइडिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं उसको देख लूँगा और उसके बाद जो भी इम्प्रूवमेंट उसमें करना होगा वो किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण पहला टॉपिक वर्ण विचार, तो वर्ण से पहले हम लोगों को ध्वनि का स्टडी करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, ध्वनि ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए इस डिफिनीशन को स्थगित किया जाए और इसका वैल्यू समझा जाए। आप लोग को मालूम ही है कि दुनिया में जो कुछ भी हम बोलते हैं, मैं भी अभी आप लोगों के सामने कुछ बोलकर पढ़ा रहा हूँ तो अपने इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्वनियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, मैं कुछ मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, सुनकर लिख भी रहे होंगे। तो जो कुछ हम किसी के द्वारा बोली गई बातों को सुनते हैं, जो भी व्यक्ति अपने मुंह से किसी चीज का उच्चारण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि। समझ गए ना सब लोग। अगर कोई आपसे पूछे ध्वनि किसे कहते हैं तो बताइएगा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा मुख से जो भी उच्चारित की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो देखिए वहां पर भी परिभाषा है कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है। इस बात पर भी फोकस करना है। हम कोई भी शब्द किसी के सामने रखते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो विभिन्न शब्दों को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। विभिन्न शब्द कनेक्ट कर देने से वाक्य बन जा रहा है, सभी वाक्य सार्थक हैं, आप हर वाक्य को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। यदि हम कोई शब्द आपके सामने बोलेंगे तो उसको बोलने के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है। एक और छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। छोटे छोटे घर में बाल बुतरुंग बबुआ को आप देखते ही हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो अचानक से उसे स्लेट देकर क लिखवाया ही नहीं जाता है, परंतु उसके पहले वह ध्वनि सीखता है। बच्चा जैसे ही अपना टोंग खोलता है, मुंह खोलता है, तो उसके मुंह से माँ माँ पा का ये सब ध्वनियां निकलती हैं। वो पापा बोल तो लेता है परंतु उसको पापा लिखने नहीं आता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शब्द वाक्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ध्वनि है। क्योंकि ध्वनि ही शब्द की आधारशिला होती है। बिना ध्वनि का हम अपने आगे स्टेप में नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए, अगर आए क्वेश्चन कि किसी भी शब्द की आधारशिला क्या होती है तो आपका जवाब क्या होगा, ध्वनि होती है। ध्वनि के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका तो एग्जाम्पल आप लोगों को बताए ही, छोटे बच्चे का उदाहरण लेकर, या हम लोग भी। मैं अभी आपके सामने बहुत कुछ बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सब ध्वनि है। समझ गए। तो ध्वनि के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो कानों से सुनाई दे तथा मुंह से उच्चारित हो उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। यही डिफिनीशन याद रखिएगा कि जिस चीज को हम मुंह से बोलते हैं और अपनी कानों से सुनते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझा जाए। जैसे हम एक यहाँ पे वर्ण लिख रहे हैं, क लिख दिए। तो देखिए, अगर मैं अभी आप लोगों के सामने मुंह से बोलूं क, तो मैंने मुंह से बोला और आप लोग अपनी कानों से सुने, तो मैंने जो उच्चारण किया इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि। अगर मैं क लिखने के बजाय यहाँ पर बोलने के बजाय यहाँ पर लिख दिया तो ये क्या बन गया, वर्ण बन गया। बस यही ध्यान देना है। अगर आपसे कोई पूछे कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है तो आप कहिएगा कि ध्वनि का संबंध उच्चारित भाषा से है, जबकि वर्ण का संबंध लिखित भाषा से है। कोई भी चीज, जैसे य, अभी मैं आपसे बोल रहा हूं य, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्वनि दे रहा हूं, और उसी को यहां पर लिख दिए तो ये क्या बन गया, वर्ण बन गया। यानी ध्वनियों के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और विभिन्न
तरह के टॉपिक्स आने वाले हैं। इस जो चैनल है, यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद पिंटू भैया, इस पर हर स्टैंडर्ड की और हर टाइप की, हर विषय की पढ़ाई आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। अतः प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि पढ़ाई अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो अब तो आप जान गए होंगे कि ध्वनि के बारे में, वर्ण के बारे में, हम यदि कुछ मुंह से उच्चारित करें, आप लोग उसको सुनेंगे तो ये ध्वनि कहलाएगी। उसी को कॉपी पर, बोर्ड पर, धरती पर कहीं भी लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ नोट है, भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। तो स्टार्टिंग में ही समझा दिए, छोटे बच्चों को कुछ लिखने नहीं आता है परंतु बहुत कुछ बोल लेते हैं, और वही लिखवाने पर बहुत दिक्कत होती है, जल्दी लिख नहीं पाते हैं। तो कोई भी भाषा हम बोलते हैं उसका आरंभ किससे होता है? ध्वनि से होता है। ध्वनि जान जाने के बाद हम वर्ण पे विचार करते हैं, वर्ण आता है तो शब्द पे विचार करते हैं, और जब शब्द भी आ जाता है तब हम वाक्य की ओर आगे बढ़ते हैं। सार्थक वाक्य को मिला मिलाकर हम अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट करते हैं। ओके, चलिए अगला चलते हैं हम। अब यहाँ पर है, ध्वनियों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके वर्ग में तो आएगा ही जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, और इसके बाद भी इसका वैल्यू है, क्योंकि आप कोई भी जनरल कंपटीशन देने जाइएगा जहाँ पर हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, जैसे पुलिस वगैरह का भी एग्जाम, बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम देने जाइएगा, तो लगभग एग्जाम्स में ध्वनियों से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि ध्वनियों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। सवाल आ जाएगा आपके एग्जाम में कि ध्वनियों के कितने भेद होते हैं? तो 4। कौन कौन? घोष, अघोष, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। मैं इसका ट्रिक भी आप लोगों को बताता हूं। चलिए, यहां पर एक वर्ड देख रहे हैं, घोष, और यहां पर अघोष। इसका उल्टा है, घोष का उल्टा क्या होता है? अघोष। समझ गए? फिर यहाँ अल्प प्राण, और इसका उल्टा क्या होता है? महाप्राण। यानी 4 आपको नहीं याद करना है, सिर्फ 2 याद करिएगा, 2 के थ्रू आपको चारों याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए, ये घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो घोष का अर्थ होता है नाद। अब यहाँ पर बहुत अजूबा वर्ड लग रहा होगा कि अरे यार ये नाद क्या है? समझ गए? तो किसी किसी को लगे कि नाद, आमतौर पे गांव देहात में जो पशु जिस बर्तन में खाना खाते हैं, लोग उसको नाद बोल देते हैं कि नाद में खाना खिला दो, बट वो अलग चीज है, वो आपके लोकल एरिया का चीज है, आप उसको समझते हैं, बेहतर है। बट यहाँ अगर हिंदी व्याकरण में देखा जाए तो नाद का अर्थ होता है झंकृत होना। कोई भी स्वर काएं झंकृत होती हैं, कोई कोई वर्ण के उच्चारण, जैसे क, ख, तो क, ख बोलने में अंतर आ जाता है। क जैसा हम बोलते हैं वैसा हम ख नहीं बोलते हैं, ख बोलने में हमारी स्वर तंत्रिकाएं ज्यादा झंकृत होती हैं, उसी को नाद कहा जाता है। डिटेल्स इसको पढ़ा जाएगा। तो घोष का उल्टा अघोष, यानी घोष में नाद का प्रयोग होता है, अघोष में नाद का प्रयोग नहीं होता है। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, आपको मालूम ही है, अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, और महा होता है ज्यादा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। यानी प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। यानी हम कोई स्वर का या कोई भी वर्ण का उच्चारण करेंगे, यदि अंदर से वायु ज्यादा निकलेगी तो उसको महाप्राण के अंतर्गत रखेंगे, और यदि वायु कम निकलेगी तो उसको अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन इतना से आप लोग को बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आएगा। आइए चलते हैं डिटेल से इसके बारे में जानने के लिए। तो चलिए यहाँ देखिए, घोष, नाद को ही घोष कहा जाता है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया गया कि नाद को ही क्या कहा जाता है? घोष। नाद को हम बता भी दिए कि नाद मतलब जहां स्वर तंत्रिकाएं, देखिए जो भी चीज हम उच्चारण करते हैं अपने गले से, ये अंदर बहुत सारी स्वर तंत्रिकाएं मिलकर कोई शब्द का उच्चारण, कोई वर्ण का उच्चारण हम करते हैं, तो उसी को स्वर तंत्रिकाओं को नाद, नाद मतलब झंकार उत्पन्न होना, ये भी आप कह सकते हैं। तो नाद को ही घोष कहा जाता है, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास के घर्षण से नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष कहा जाता है। ओके, श्वास के घर्षण से, यानी जो कुछ वर्ण हम बोलेंगे उसमें श्वास के घर्षण के साथ यदि झंकार उत्पन्न हो जाएगा तो उस ध्वनि को किसके अंतर्गत रखा गया है? घोष के अंतर्गत। ओके, इसका डिफिनीशन से ज्यादा इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एग्जाम्पल है। प्रत्येक वर्ग का आप लोग को मालूम ही होगा कि हिंदी में कितने वर्ग होते हैं।
आप टाइप करके भी बता सकते हैं। हिंदी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? मैथ्स में तो अलग ही होता है, लेकिन हिंदी में भी वर्ग होते हैं, और हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। ओके, पांचों कौन कौन से हैं? एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, अगला है ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, और अंतिम है प वर्ग। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी व्याकरण में या हिंदी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? 5 होगा। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और अंतिम प वर्ग। ओके, अब कोई पूछ सकता है कि हर एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो पांचों वर्ग में 5 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, आप लोग को मालूम ही है, क ख ग घ अंग। च वर्ग में भी 5 होते हैं, च छ ज झ ञ। ट वर्ग में भी 5, ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में भी 5, त थ द ध न। और प वर्ग में भी 5 होते हैं, प फ ब भ म। तो अब यहाँ सवाल है कि हिंदी में वर्गों की कितनी संख्या है? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और हर एक वर्ग में वर्णों की कितनी संख्या है? तो 5। सब में 5 गो है, 5 25 गो। अब इसके थ्रू आप समझ जाइएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ओके, तो आप ही बताइए, वर्ग का तीसरा क्या होगा? ग, फिर घ, और पांचवा क्या होता है? अंग। ओके, फिर च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? तो च छ के बाद क्या आएगा? ज, उसके बाद झ, और उसके बाद य। ट वर्ग में ड, ढ, अण। त वर्ग में द, फिर ध, और उसके बाद न। प वर्ग में ब, भ, म। तो ये 5 में 3, तो पचती आई 15, और यहाँ और है 4, 5 है, य र ल व तलाब्य श। तो याद रखिएगा, पचती आई 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी घोष ध्वनियों की कुल कितनी संख्या है बच्चों? 20। इसको याद रखिएगा। ओके, घोष ध्वनियों की कुल संख्याएं कितनी है? 20। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य र ल व ह। समझ गए ना? आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। इसमें से कोई भी एक वर्ण दे देगा, जैसे दे देगा ग, और पूछेगा बताइए कि इनमें से ग कौन सी ध्वनि है? तो आपका जवाब क्या होगा? घोष। समझ गए ना? ग कौन सी ध्वनि है? घोष। लेकिन और भी आगे इसमें आप लोगों को मिलेगा, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो एक एक वर्ण दो दो गो आंसर होता है। अब घोष है ना, तो घोष, अघोष, अल्प प्राण भी हो जाएगा। ग घोष भी है, अल्प प्राण भी है, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं देगा। अगर घोष देगा तो अल्प प्राण नहीं देगा, अल्प प्राण देगा तो घोष नहीं देगा। तो 3 4 भेद हैं, तो वो कैंसिल कर देगा। 3 देकर एक पूछेगा, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, अतः आपका चारों ऑप्शन सुटेबल हो जाएगा। कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तो देगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, वो 5 ऑप्शंस दे देता है। ओके, बीपीएससी वगैरह में। तो चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि घोष का अर्थ क्या होता है? नाद, यानी श्वास के घर्षण से जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाद का उपयोग होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? घोष ध्वनि कहते हैं। और इसका उदाहरण याद करिएगा, हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके साथ साथ य, र, ल, व और ह। ओके, चलिए नेक्स्ट। अघोष। घोष का उल्टा क्या होता है? अघोष। अगर आप घोष याद कर लिए हैं तो हमको लगता है कि अघोष याद करने में आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे? देखिए, अघोष, श्वास को ही अघोष कहा जाता है। याद रखिएगा, नाद को घोष और श्वास को अघोष। याद रखिएगा। ओके, चलिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, नाद का नहीं, उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। आ गया ना? घोष में श्वास के घर्षण से नाद का उपयोग होता है, लेकिन अघोष में नाद का उपयोग ही नहीं होता है। ओके, चलिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तभी बताए वर्ग कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पांचों वर्ग में 5 5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण तो क्या होगा? क और ख। ये हो जाएगा क और ख। अब देखिए, अगर आप अपने स्किन पे टच करिएगा तो पता चलेगा, या उच्चारण करके भी
क ख ग घ अंग, तो ग घ अंग में ये स्वर तंत्रिकाएं ज्यादा झंकृत होती हैं और क ख में कम। आप कभी भी अकेले बैठकर किसी रूम में हर एक वर्ण को पढ़कर, क्योंकि देखिए ये चैप्टर का नाम ही है ध्वनि, और ध्वनि प्रोनाउंसिएशन में समझ में आती है, लिखित रूप में नहीं। तो आप प्लीज इसको किसी कमरे में अकेले बैठकर फील कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम क ख पढ़ लेते हैं, ग घ अंग में यहां से लगता है कि झंकार उत्पन्न होकर वर्ण निकल रहा है। ओके, तो चलिए क वर्ग का हो गया क ख, उसके बाद च वर्ग का क्या होगा च छ, वैसे ही ट ठ, फिर त थ, और उसके बाद प फ। ये इतना किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत। और इसके अलावा उसमें क्या था य र ल व ह, बाकी क्या बचा है तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स और विसर्ग। विसर्ग मालूम है ना, जैसे कि प्रातः काल हम लोग लिखते हैं, देखे होंगे आप लोग, तो प्रातः काल ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो ऐसे जब लिखते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। बहुत वैल्यू है, हर जगह उस सब मिल जाता है हिंदी में, समझ गए ना। दुख जब आप लिखते होंगे तो दुख भी लिखिएगा तो इसमें भी विसर्ग का उपयोग है, समझ गए ना। तो हिंदी विसर्ग का भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो याद रखिएगा, एक केवल घोष से याद रखिएगा, अघोष से याद हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि घोष जो ध्वनि होती है उनमें नाद का उपयोग होता है, परंतु अघोष ध्वनियों में नाद का उपयोग नहीं होता है, केवल श्वास का होता है। घोष में हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाएगा, और इसमें अब देखिए किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा उसमें हो गया तो क्या बचा, पहला दूसरा ही ना बचा। तो जब तीसरा चौथा पांचवा अघोष हो गया तो पहला दूसरा घोष होगा, और तीसरा चौथा पांचवा घोष हो गया तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष। फिर उसमें क्या था य र ल व ह, तो इसमें क्या होगा तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स और विसर्ग। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग अल्प प्राण। ये तो मैं पहले ही बताया, अल्प का अर्थ क्या होता है थोड़ा, और प्राण का अर्थ क्या होता है वायु। जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करेंगे और अंदर से वायु कम निकलेगी तो उसको किस ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है, अल्प प्राण। देखिए यहाँ पे अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा, एवं प्राण का अर्थ होता है वायु, इसको याद रखिएगा। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का प्रयोग थोड़ा होता है उसे कौन सी ध्वनि, अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। समझ गए ना, कौन सी ध्वनि कहते हैं, अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। चलिए तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, इसमें एक एक गैप करके चलता है। अब बोलिए क वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, तो पहला क्या होगा क, अब ख हटा दीजिए वो महाप्राण में जाएगा। ओके, इसके बाद चौथा आपका भेद है बच्चों, यहाँ पर दोनों सीख लीजिए। महाप्राण, तो जब क इसमें हो गया, महाप्राण में क्या होगा ख, फिर इसमें हो गया ग, तो महाप्राण में होगा घ, और फिर इसमें हो गया अंग। तो साथे साथे दोनों याद रहेगा। स्टार्टिंग में ही बोले कि आप लोगों को एक पढ़ना है, दूसरा खुद ब खुद याद ही हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, तो ग क ग अंग, वैसे ही बताइए च ज य, फिर ट ड अण, फिर त द न, उसके बाद प ब म, ये भी आपका हो जाएगा 5 5 25 ये, और इसके साथ ही य र ल व, तब ये पचती आई 15 16 17 18 19, ये आपका किस में चला जाएगा, अल्प प्राण में। ओके, चलिए फिर से इसको समझा रहे और बढ़िया से। अल्प प्राण देखिए, जब हम कहते हैं क ख, आप अपने स्किन पे टच करिए, एकदम पक्का श्योर एंड सर्टेन आपको पता चलेगा। जब कहेंगे क ख ग घ, तो देखिए क कहेंगे तो कम वायु निकलती है, और ख कहेंगे तो अंदर से ज्यादा वायु निकलेगी। कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में इसको भूलिएगा तो अपनी स्किन पर फील करके आप इसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप खुद बोलकर देखिए, इस वीडियो को देखते देखते भी आप ट्राई कर सकते हैं। क ख ग घ अंग, तो इसमें देखिएगा तो ख और ख में अंदर से हवा ज्यादा निकल रही है, तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, महाप्राण में रखा गया है। और क ग अंग में हवा कम निकल रही है, इसलिए उसको किस में रखा गया है, अल्प प्राण में रखा गया है। याद रहेगा ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं लास्ट हम लोग महाप्राण, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ये तो आप डिटेल से पढ़ रहे हो, उसके बाद ज्यादा जरूरी है जानना कि आखिर इस पर ऑब्जेक्टिव सेट कैसे होता है। ओके, तो महाप्राण उसी का उल्टा है,
महा का अर्थ होता है अधिक, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का प्रयोग अधिक होता है उसे महाप्राण ध्वनि कहा जाता है। एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये तो पिछला अल्प प्राण में ही आप लोग को समझा है। तो देखिए इसका भी हम लिख दे रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी इसमें क्या क्या आएगा, ख, उसके बाद घ, फिर छ, झ, ठ, ढ, फिर थ, ध, फिर फ और भ, इतना ही समझ गए ना। फिर तलाभ्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह और विसर्ग, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण। ओके, चलिए महाप्राण ध्वनि के उच्चारण में ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ये भी बहुत बेस्ट आइडिया है याद करने का। इसको बोलिए, ख तो ह आ रहा है, घ में ह आ रहा है, और वही क में आ रहा है, क में तो अ आ रहा है, इसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, अल्प प्राण, आप याद रखिएगा, अल्प प्राण ध्वनियों के उच्चारण में अ की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जबकि महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में किसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, अ की। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, क में क्या आ रहा है, अ, ख में ह आ गया, ग में अ आ रहा है, घ में ह आ गया, समझ गए। चलिए अब इसको शॉर्ट में, देर के वीडियो का शॉर्ट में आपको एकदम समझा दे रहे, एक बार में ध्यान दीजिएगा। चार हो गए ना, कौन कौन, एक घोष, एकदम शॉर्ट में समझा दे रहे, ट्रिकली याद रखिएगा। ओके, घोष, अघोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और लास्ट एक है महाप्राण, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। उसमें आप याद रखिएगा इसमें कौन कौन आता है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, चलिए प्रत्येक वर्ग का इसमें क्या कहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उसका उल्टा घोष है तो क्या क्या बचा, पहला और दूसरा। अल्प प्राण में छांट कर चलता है, इसमें क्या आएगा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ओके, पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में क्या आ जाएगा, दूसरा और चौथा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इसमें लड़ भी रहा है ध्वनि, अब यहाँ तीसरा है तो यहाँ भी तीसरा है, यहाँ दूसरा है तो यहाँ भी दूसरा है ना। यानी घोष ध्वनियों के कुछ उदाहरण आपको अल्प प्राण में मिलेंगे, अघोष ध्वनियों के कुछ उदाहरण आपको महाप्राण में मिलेंगे। तो इस समस्या का भी तो सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो चलिए इस समस्या का सॉल्यूशन आप लोगों को अब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से दे रहे हैं। ओके, चलिए रेडी हो जाइए आप लोग बताने के लिए। इसमें कुल 7 क्वेश्चंस बतलाया जाएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगा और 2 क्वेश्चंस का जवाब आप इस वीडियो को देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर आप टाइप करते हैं वहां पर इसका जवाब जरूर देख दीजिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स भी दूंगा। ओके, चलिए भाषा का आरंभ किससे होता है, आप ही लोग बताइए। भाषा का आरंभ, जो भी हम भाषा बोलते हैं तो क्या डायरेक्ट लिखने से स्टार्ट होता है कि बोलने से स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है बोलने से स्टार्ट होता है। इसका परफेक्ट उदाहरण एक छोटा सा बच्चा है, बोलने को बहुत कुछ बोलता है बट कुछ लिखना नहीं जानता है। तो भाषा का आरंभ किससे होता है, ध्वनि से होता है। ओके, भाषा का आरंभ किससे होता है, ध्वनि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का संबंध किससे है, ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। ध्वनि का संबंध किससे है, थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया गया, लिखित भाषा से है कि उच्चारित भाषा से है, कि लिखित और उच्चारित दोनों भाषा से है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का संबंध किससे होता है, उच्चारित भाषा से। जाहिर सी बात है ध्वनि निकल रही है मतलब मैं मुंह से उच्चारण कर रहा हूं तभी ध्वनि निकल रही है। यहां तक कि उसको लिख दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्ण। अतः लिखित भाषा से किसका संबंध है, वर्ण का, ये भी ध्यान देना है, एक ही साथ दोनों याद रखिए। उच्चारित भाषा से किसका संबंध है, ध्वनि का, जब लिखित भाषा से किसका संबंध है, वर्ण का। ओके, हो सकता है मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं जबकि उल्टा आ जाए कि वर्ण का संबंध किससे है, तो आपको एक क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन भी याद रखना है कि ध्वनि का संबंध उच्चारित भाषा से जबकि वर्ण का संबंध लिखित भाषा से। ओके, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3, बाह्य प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 4। अभी थोड़ी देर बाद पहले आप लोग पढ़े कि 4 भेद होते हैं, कौन से होते हैं, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखिएगा। घोष, घोष का उल्टा अघोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण का उल्टा महाप्राण। ओके, इसको शॉर्टकट में याद भी रख सकते हैं। घोष का अर्थ होता है नाद, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाद का प्रयोग होता है श्वास के घर्षण के कारण
उसे घोष कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास के घर्षण के कारण नाद का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ श्वास का ही प्रयोग होता है, उसको अघोष कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से वायु कम निकलती है अल्प प्राण और अंदर से वायु ज्यादा निकल जाएगी तो महाप्राण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाद का उपयोग होता है, आ गया ना, उसे क्या कहा जाता है? तो जब नाद का उपयोग होगा तो उसको क्या कहते हैं? घोष। अब पर एक क्वेश्चन याद कर लीजिए कि ध्वनियों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। ओके, ये 7 क्वेश्चन है परंतु 10 क्वेश्चन का मजा आपको दे अगर बढ़िया से सीखिएगा तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाद का उपयोग होता है घोष, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल और केवल श्वास का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ओके, आगे निम्नलिखित में घोष ध्वनि कौन सी है? ये मजेदार आ गया जी, ऐसा क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से घोष ध्वनि कौन सी है? तो पहले तो ये जानना है कि घोष में आते कौन कौन से हैं। तो घोष में कौन कौन आता है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। समझ गए? तीसरा, चौथा, पांचवा ढूंढिए। क, ख, ग, ये हो गया तीसरा, घ चौथा और अंग पांचवा। और नियम भी तो कह रहा है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जब आएगा तो उसको घोष कहते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों ऑप्शन सही है, अतः आपका सुटेबल आंसर क्या होगा? डी। और आप कभी भी जल्दीबाजी मत करिएगा, ये नहीं कि आप ग देखे और तड़ाके पहला ऑप्शन को पेंट कर दिए। अरे भाई आगे बढ़कर देखो, हो सकता है एक से अधिक आंसर सही हो जाए। तो इसीलिए ग, घ, अंग तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, अतः इसके तहत आपका सुटेबल आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए लास्ट। यह कौन सी ध्वनि है? ये भी बढ़िया सवाल आ गया। यह कौन सी ध्वनि है? अब आपका ऑप्शन है घोष है कि अघोष है कि अल्प प्राण है कि घोष और अघोष दोनों है। देखिए बहुत बढ़िया इसका ऑप्शन भी सेट हुआ है। तो पहले आप ढूंढिए यह किस में आया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक तो यह किस में आया है बोलिए? तो अल्प प्राण में आया है ना। और इसके पहले जाइएगा तो देखिए घोष में भी आया है, मतलब घोष में भी यह है। और इधर आइएगा, देखिए अल्प प्राण में भी यह है, लेकिन अघोष में यह है नहीं, है ना। और आगे बढ़िएगा महाप्राण में, देखिए महाप्राण में इसमें भी यह है नहीं है, यानी घोष का किसमें मिलता है? अल्प प्राण। देखिए तीसरा तीसरा ऐसे है ना, माने बहुत ज्यादा टैली करता है। तो यह दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं आपका जवाब। यह कौन सी ध्वनि है? घोष, अघोष, अल्प प्राण, घोष और अघोष दोनों। तो अब देखिए, तो घोष, अघोष, अल्प प्राण, घोष और अघोष दोनों। यहाँ पर मिसप्रिंट है, घोष के साथ अल्प प्राण होना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पर क्या होगा? घोष और अल्प प्राण दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, घोष और अल्प प्राण दोनों। ओके, ए बी सी आंसर गलत है, ए बी और सी आंसर गलत है। सुटेबल आंसर होगा डी, घोष और अल्प प्राण दोनों। ओके, चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतजार भी रहेगा, मैं पढ़ूंगा भी और सबको जवाब भी दूंगा। ग कौन सी ध्वनि है बताना है। तो अघोष है कि अल्प प्राण है, महाप्राण है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, ध्वनि के बाद वर्ण विचार। ध्वनि के बाद वर्ण विचार जो दूसरा टॉपिक है वो लेकर आएंगे। और आप लोग को मालूम ही है कि ध्वनि के बाद वर्ण विचार पढ़ा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें मिलेगा स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, क का उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है। एक से बढ़कर एक वीडियोज, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। तो हमेशा आशा करते हैं बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।